नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 10 मार्च थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था और लोधी वंश का उसका उत्तराधिकारी भी बना। सैयद वंश का पहला शासक ख्रीज खान था। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? ख्रीज खान। वह सैयद राजवंश के संस्थापक और मुल्तान के सूबेदार थे। उन्होंने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में अवस्थित स्थिति का लाभ उठाया। 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वो अपने नियंत्रण में सूरत, दिमापुर और पंजाब के कुछ हिस्से को लाया, लेकिन उसने बंगाल, दक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश और मालवा को खो दिया। 1421 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मुजिबुद्दीन मुबारक शाह 1421 से 1434 ख्रीज खान के पुत्र मुबारक शाह ने उसका उत्तराधिकारी बना। मुबारक शाह ने दोआब क्षेत्र के स्थानीय प्रमुख और खोखरों को कुचल दिया। वह दिल्ली के दरबार में हिंदू अमीरों को नियुक्त करने वाला पहला सुल्तान शासक था। उन्होंने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर का निर्माण किया। मोहम्मद शाह चतुर्थ वह 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन किया। वह मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा और उसका उत्तराधिकारी था। उसने लाहौर के सूबेदार बाहुल लोदी की मदद से मालवा के शासक को हराया। उसके मालवा के शासक को हराने में मदद के लिए खान एक खाना की उपाधि के साथ बाहुल लोदी को सम्मानित किया। उसके बाद अलाउद्दीन शाह शासक बना। वे 1445 से 1457 ईस्वी तक शासन किया। वो एक मजबूत शासक नहीं था। अलाउद्दीन शाह को 1457 में बहलोल लोदी, जो लाहौर के गवर्नर था, ने गद्दी से हटा दिया। दिल्ली ने उस पर कब्जा कर लिया, उसे बदायूं भेज दिया और 1478 में बदायूं में अलाउद्दीन शाह की मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। 1540 में कन्नौज को युद्ध हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। उसे भागना पड़ा था। वह शाह हुसैन और घुरना के शासनकाल के दौरान सिंध में भटक गया और फिर ईरानी अदालत में पहुंच गया। हुमायूं बाबर का पुत्र था और उसने 1530 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी। उनके उत्तराधिकारी को उनके भाइयों कामरान, हिंदल और अस्करी अफगानों द्वारा चुनौती दी गई थी। उनका पहला अभियान कालिंजर के खिलाफ था। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं की सेना के बीच लड़ी गई। हुमायूं बुरी तरह हार गया और भाग गया। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उनकी जीवनी हुमायूंनामा लिखी। शेरशाह सूरी का नाम असली नाम फरीद है। वह बाबर खान लोहानी की सेवा में शामिल हुए और फिर उन्हें बिहार के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें शामल की लड़ाई 1544 में मारवाड़ के राजपूत सेनाओं को हराया। कितने महिलाओं को 2024 में पद्म पुरस्कार मिला? 2024 में पद्म पुरस्कार 30 महिलाओं को दिया गया। 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिनमें से 30 महिला थे। इसके अलावा 8 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई व्यक्ति को और 9 मरणोपरांत पुरस्कार जीते विजेता शामिल थे। इस पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले वैजयंती माला, कॉमेडियन चिरंजीवी भी शामिल है। पद्म भूषण सम्मानित होने वाले मिथुन चक्रवर्ती और उषा उत्थुपा है। पद्म से सम्मानित होने वाले पार्वती बरुआ पहली महिला महावत है। 4वीं महाउर आदिवासी पर्यावनित जागेश्वर यादव। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। यह राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। इससे पहले NH-44 का नाम से जाना जाता था। यह 7 राष्ट्रीय मार्ग को पूर्ण या आंशिक NH-1, NH-2, NH-1A, NH-3, NH-75, NH-26, NH-75 विलय करके अस्तित्व में आया। एक आपका पूछा गया था HDFC बैंक का ग्रेथ रेट कितना है? अमिताभ चटर्जी किस बैंक के सीईओ हैं? अमिताभ चटर्जी जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। उन्हें 30 दिसंबर 2024 को यह पदभार संभाला है। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित? अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 है शिक्षा का अधिकार, ये तो खत्म हो चुका है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 112 बजट। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 343 आधिकारिक भाषा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन। एसबीआई बैंक की वृद्धि दर कितनी? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एसबीआई रिसर्च ने भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.3 रहने का अनुमान लगाया। भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय वृद्धि दर बाकी बैंक की ऋण वृद्धि दर 20.2 रही है। घरेलू ऋण 14.06% वृद्धि हुई, जिसमें कॉर्पोरेट ऋणों में 14.86 और खुदरा व्यक्तिगत ऋण 11.65 की वृद्धि शामिल है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद हो रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक था 1905 में कांग्रेस अधिवेशन का हुआ बनारस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 को अपना बनारस अधिवेशन औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन को अपनाया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था, जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया को पुनरुद्धार की वकालत करता था। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और ब्रिटिश आयतों पर निर्भरता का कम करना था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया। दूसरा सत्र 1886 में कोलकाता में हुआ, अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। तीसरा सत्र 1887 मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा सत्र 1888 इलाहाबाद में आयोजित हुआ, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। 1896 कोलकाता में हुआ, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी था, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। 1911 में कोलकाता बी.एन. धर के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संबंधित: वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या संघ एवं सक्रियता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का व बचने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करना, कोई व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार आपको अमेरिका देश से लिया गया है। एक पूछता अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 163 भारतीय संविधान राज्यों के सिर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की परिषद की जाएगी, जहाँ सहायता और सलाह देने के लिए राज्यपाल के रूप में हुआ या इस संविधान के लिए आवश्यक किया जा रहा है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। अनुच्छेद 57 राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता निर्धारित। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की कार्यकालीन शर्तों की निर्धारित। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाएगा। अनुच्छेद 160 आकस्मिकता में राज्यपालों के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान आदि शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अनुबंध। अनुच्छेद 165 राज्यों का महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन। अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य। एक था 1857 में लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने की थी। उन्हें अवध का बेगम भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल लखनऊ पर नियंत्रण किया और अपने बेटे को शासक घोषित किया। बैरकपुर से मंगल पांडे, कानपुर से राणा साहेब तत्या टोपे अजीमुल्ला खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद बनारस से मौलवी लियाकत अली खान, बरेली से खान बहादुर खान, मथुरा से सेवी सिंह कदम सिंह, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, ये सभी 1857 क्रांति से नेतृत्व किया अपने अपने शहर को। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। उज्जैन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर है। यह शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित, जो लगभग 250 किलोमीटर लंबी और मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी में उत्पन्न होती है। क्षिप्रा नदी हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है और कुंभ मेले के लिए जानी जाती है, जो उज्जैन में हर 12 सालों में होने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। आगरा यमुना नदी किनारे, अहमदाबाद साबरमती, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती, अयोध्या सरयू, बद्रीनाथ अलकनंदा, भागलपुर गंगा, बेंगलोर बेसभाती, कटक महानदी, चेन्नई कम्यूमटर न्योल, दिल्ली यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, गया फाल्गु, गया चंबल मध्य प्रदेश में, गया उत्तराखंड गया, हैदराबाद मूसी नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कानपुर गंगा, कोलकाता हुगली, कुर्नूल तुंगभद्रा, लखनऊ गोमती, मथुरा यमुना, नासिक गोदावरी, पटना गंगा,
सूरत ताप्ती, उज्जैन क्षिप्रा, वाराणसी गंगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।